और इंजीनियर्स डे आज महान इंजीनियर और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आज का दिन। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में इंजीनियर्स के योगदान की सराहना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। भारत की वो नारियां जो बन रही हैं समाज में बड़े बदलाव की नायिकाएं, जो तमाम बाधाओं को पार कर हासिल कर रही हैं असाध्य लक्ष्य, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। महिलाओं में अदम्य साहस होता है, जिसकी परिचायक बनती है तमाम ऐसी महिलाएं जो साबित करती हैं कि उनमें कितनी इच्छा शक्ति और जज्बा है कुछ हटकर करने का। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 81वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित सम्मेलन में देश भर के विधानसभा अध्यक्ष हुए शामिल। प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधायिका की भूमिका पर हुई चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संयुक्त रूप से आज संसद टीवी का करेंगे शुभारंभ। संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज सहित सामयिक मुद्दों के विषयों पर कार्यक्रम किए जाएंगे प्रसारित। गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, सौराष्ट्र में अत्यधिक बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में भारी बारिश की जताई संभावना। भावनगर, जूनागढ़, राजकोट जिलों में हाई अलर्ट जारी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान बड़े स्तर पर जारी। अब तक 75 करोड़ 89 लाख को दी गई टीके की खुराक। मध्य प्रदेश में आज से कॉलेज और विश्वविद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुले। वहीं झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल खोलने का लिया गया निर्णय। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बढ़ा रोष। कंधार में तालिबान के खिलाफ हजारों स्थानीय निवासियों ने किया प्रदर्शन। वरिष्ठ अफगान राजनयिक ने तालिबान द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी के लिए मानवाधिकार परिषद से किया आह्वान। ताजिकिस्तान के दुशांबे में महिलाओं ने निकाली विरोध रैली। और इंजीनियर्स डे आज महान इंजीनियर और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आज का दिन। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों के योगदान की सराहना की।
नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। खबरें विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 81वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुए सम्मेलन में प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधायिका की भूमिका पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन में लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हमने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और पोषण के लिए जो संकल्प लिया है, उसके लिए सभी देशों को साझा प्रयास करने होंगे। हमने वैश्विक मंचों से जुड़कर संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण, संरक्षण और संवर्धन के लिए अग्रिम भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है उन संकल्पों एवं प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की दिशा में विश्व के सभी देशों की संसदों द्वारा साझा प्रयास किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संयुक्त रूप से आज शाम करीब 6 बजे संसद भवन में संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि संसद टीवी का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हो रहा है। गौरतलब है कि फरवरी 2021 में लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया और मार्च 2021 में संसद टीवी के सीईओ की नियुक्ति की गई। संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में होंगे, जिनमें संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज, योजनाओं और नीतियों का प्रशासन और कार्यान्वयन, भारतीय संस्कृति और इतिहास व सामयिक मुद्दों और विषयों पर कार्यक्रम शामिल हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए 8 नवंबर 2007 को लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए पारित किया गया था। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अस्तित्व का श्रेय लोकतंत्र पर सार्वभौमिक घोषणा को जाता है, जिसे 15 सितंबर 1997 को अंतर संसदीय संघ के जरिए अपनाया गया था। ये घोषणा लोकतंत्र के सिद्धांतों, लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों और अभ्यास और लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दायरे की पुष्टि करती है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से लोकतांत्रिक संस्कार विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों में लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा, लोकतंत्र जैसा कि मैं समझता हूं, दुर्बल और शक्तिशाली को बराबर के अवसर देता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपने संकल्प को दोहराएं। सभी नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए लोकतांत्रिक संस्कार विकसित करें। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 75 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 61 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई। इस वर्ष 21 जून को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 27,176 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए। वहीं 38,012 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.62% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,51,087 है। मध्य प्रदेश में आज से कॉलेज फिर से खुल गए। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज पहुंचने वाले छात्र छात्राओं के लिए टीकाकरण का नियम अनिवार्य किया है। टीकाकरण कराने वाले छात्र छात्राओं को ही कॉलेजों में प्रवेश दिया जा रहा है। कॉलेजों में 50% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन जारी रहेगा। झारखंड में कोरोना के मामलों में नियंत्रण होने पर कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल खुलेंगे। इसके साथ ही सभी कॉलेज भी अनियमित रूप से खुलेंगे। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए मंदिर और धार्मिक स्थलों में अधिकतम 100 व्यक्तियों को प्रति घंटे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थलों पर 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यहाँ शारीरिक दूरी बनाना अनिवार्य किया गया है।
धार्मिक स्थलों में बिना मास्क प्रवेश पर रोक रहेगी। दुर्गा पूजा के पंडाल बनाने की भी अनुमति दी गई है। पंडाल में दर्शन की अनुमति नहीं होगी और प्रसाद का वितरण भी नहीं होगा। सभी खेलकूद की गतिविधियां बिना दर्शकों के आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स रात के 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। गुजरात सरकार ने 8 शहरों में कोविड-19 महामारी के कारण लगे रात्रि कर्फ्यू को 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, जामनगर और गांधीनगर में फिलहाल रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है। वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार ने रात के कर्फ्यू को 25 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। 29 जुलाई को जारी अंतिम आदेश में लगाए गए अन्य सभी प्रतिबंध 25 सितंबर तक लागू रहेंगे, जिसमें भोजनालयों को रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति देना और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थिति को 400 तक सीमित करना शामिल है। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की आज अंतिम तिथि है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नामांकन और सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल padmaawards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें आ रही हैं। मंत्रालय ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करें जो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में इन पुरस्कारों के लायक हैं। ऐसे व्यक्ति अपना नामांकन और सिफारिशें प्रस्तुत करें। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 44 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए हैं और 18 उम्मीदवार पहले स्थान पर हैं। इस वर्ष की शुरुआत से जेईई मेन परीक्षा 4 चरण में आयोजित की गई। परीक्षा का पहला चरण फरवरी में, दूसरा मार्च में, तीसरा जुलाई में और चौथा चरण अगस्त-सितंबर में आयोजित किया गया था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कुल 9,34,602 उम्मीदवार बैठे थे। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में वन्य जीवों और पक्षियों को शिकार से बचाने के लिए खास मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत एयरगन समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे वन्य जीव संरक्षण की नई उम्मीद जगी है। मार्च महीने में अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक सैकड़ों लोग स्वेच्छा से एयरगन लौटा चुके हैं। पेश है इस पर हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की खास रिपोर्ट। पशु पक्षियों को अवैध शिकार से बचाने और उनके संरक्षण के लिए अरुणाचल प्रदेश ने पूरे देश को एक राह दिखाई है, जिससे काफी सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश में जैव संरक्षण की दिशा में एयरगन सरेंडर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों से अपने एयरगन को स्वेच्छा से सरकार के सामने सरेंडर करने को कहा जा रहा है, ताकि लोग निरीह वन्य जीवों का शिकार न करें। राज्य सरकार ने 17 मार्च को पूर्वी कमेंग जिले के लुमडंग गाँव में इस अभियान की शुरुआत की थी। इस तरह की पहल करने वाले राज्य के पर्यावरण और वन मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह स्वैच्छिक है, जिसका उद्देश्य लोगों को क्रमिक तरीके से संरक्षण की अवधारणा से जोड़ना है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा चिड़िया नहीं है कि जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसलिए इसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोगों ने, सरकार ने ये निर्णय लिया कि अभी राइट समय है कि हम एयरगन को बंद करेंगे। इसको सरेंडर करवाएगा तो हमारा पशु पक्षी जो है वो बचे रहेगा। अपना जो वाइल्ड लाइफ को, पशु पक्षी को बचाने के लिए हम अभी से हम लोग एकजुट होकर प्रदेश में सरकार का साथ देना होगा बोल के ये काम हम लोगों ने शुरू किया और काम चल रहा है। वहीं इस अभियान में राज्य के लोग दिनों दिन जुड़ते जा रहे हैं और इस मुहिम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में ये चल ही रहा था, ये लॉन्च किया ये एयरगन सरेंडर अभियान बोल के, तो हर जगह ये जो मतलब जो सोशल मीडिया में देखा तो बहुत अच्छा लगा। एयरगन सिलेंडर को करना है होगा, ये हम सोचता है ये आगे का जमाना में ना, हम लोग का बस्ती में और जंगल में, पहाड़ों में दुनिया भर का चिड़िया और जानवर था। एयरगन आत्मसमर्पण अभियान से वन्यजीव संरक्षण की एक नई उम्मीद जगी है। मार्च महीने में अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक लोग स्वेच्छा से 1323 एयरगन और 315 राइफल भी अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। जागरूकता अभियान चलाने के लिए सरकार ने जिला प्रशासन, वन विभाग के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों तथा समुदाय आधारित संगठनों के साथ साझेदारी की है, जिसके सकारात्मक नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारत और चिली के बीच सैंटियागो में दोनों देशों के विदेश कार्यालयों की कल 7वीं परामर्श बैठक हुई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों की सचिव रीवा गांगुली दास ने किया, जबकि चिली का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में उपमंत्री कैरोलिना वल्दिविया टॉस ने किया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और दवा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, अंटार्कटिका में सहयोग, आपदा प्रबंधन, संस्कृति और वाणिज्यिक मुद्दों सहित आपसी संबंधों की विस्तृत समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि दोनों पक्षों ने कोविड की स्थिति पर चर्चा की और कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए व्यापार और निवेश साझेदारी बढ़ाने की संभावनाओं पर बातचीत की। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए। साथ ही दोनों देश बहुराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए। दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय स्तर की अगली दौर की परामर्श बैठक नई दिल्ली में होगी। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है। दक्षिणी शहर कंधार में रिहायशी सैन्य बस्तियां खाली कराए जाने पर हजारों की तादाद में स्थानीय निवासियों ने तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की अपदस्थ सरकार के राजदूत नासिर अहमद अंदिशा का कहना है कि महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर पहले ही तालिबान ने अपने सारे वादे तोड़ दिए हैं। उन्होंने पंजशीर घाटी में तालिबान पर क्रूर व्यवहार करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ अफगान राजनयिक ने तालिबान द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी के लिए मानवाधिकार परिषद से आह्वान किया। ब्राजील के शहर पिरासिकाबा में एक हल्के विमान के उड़ान भरने के 15 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 7 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना में मरने वालों में बिजनेस टाइकून सेल्सो सिल्वीरा और उनका पूरा परिवार, पायलट और को पायलट शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके दल के कई सदस्यों के कोविड से बीमार पड़ने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में हैं। गौरतलब हो कि पुतिन ने स्पुतनिक वी वैक्सीन की 2 डोज ले रखी है। हालांकि क्रेमलिन ने कहा है कि वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्हें कोविड नहीं हुआ है। ब्रिटेन जल्द ही वृद्ध और अधिक कमजोर लोगों के लिए एक कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर कार्यक्रम शुरू करेगा। ब्रिटेन में अब तक 1,34,000 से ज्यादा लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। वहीं 72 लाख से अधिक लोग अब तक कोविड संक्रमित हुए हैं। नेदरलैंड सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि बार्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र हासिल कर चुके लोगों को कोरोना पास मिलेगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज वार्षिक स्टेट ऑफ यूनियन को संबोधित करेंगी। उर्सुला वॉन डेर लेयन आने वाले वर्षों में यूरोपीय आयोग के कामकाज की रूपरेखा तैयार करेंगी। यूरोपीय आयोग के सदस्य देश जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जल्द ही निपटारा चाहते हैं। और शरणार्थी संकट का बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जन जागरूकता के लिए एक अनूठी पहल की गई है। 9 वर्षीय सीरियाई शरणार्थी बच्ची अमाल की कठपुतली की यात्रा जारी है, जिसकी मदद से लोगों को ऐसे बच्चों की दशा के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस यात्रा को द वॉक का नाम दिया गया है। तुर्की से ब्रिटेन तक का पैदल सफर, वो भी एक कठपुतली के रूप में, इस उम्मीद के साथ कि जिनके हाथों में इनके कल की डोर है वो और दुनिया के दूसरे लोग इनके दुख, दर्द, पीड़ा को महसूस करें, उनकी दयनीय स्थिति से रूबरू हो सकें। ये 3.5 मीटर लंबी कठपुतली उस सीरियाई शरणार्थी बच्ची अमाल की है, जिसकी माँ युद्धग्रस्त सीरिया में अपने जिगर के टुकड़ों की भूख प्यास मिटाने के लिए पानी और खाने की तलाश में निकली थी, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटी। सीरियाई शरणार्थियों की न जाने ऐसी कितनी माएँ हैं जो आज तक वापस नहीं लौटी हैं। ऐसी ही माँओं की तलाश में 9 साल की इस बच्ची अमाल की कठपुतली तुर्की के शहर गाजियान्टेप से 8,000 किलोमीटर के यात्रा तय करते हुए ब्रिटेन पहुंचेगी। इस यात्रा को नाम दिया गया है द वॉक। यूरोपीय देशों के लोगों में शरणार्थी बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास के तहत
इस यात्रा को शुरू किया गया है। अरबी में अमाल का अर्थ होता है उम्मीद, और ये कठपुतली उम्मीद की लौ जलाए शरणार्थियों की बदहाल जिंदगी में नई रोशनी जलाने के लिए लंबे और कष्टदायी सफर पर निकल पड़ी है। वो संदेश देती है कि हमें मत भूलना, सभी नाबालिगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संदेश है। हमें लगता है कि यह कला के माध्यम से दिखाने का एक शानदार तरीका है कि इन बच्चों को कैसे देखा जाना चाहिए और उनकी सहायता की जानी चाहिए। छोटी अमाल को हैंड्स स्प्रिंग कठपुतली कंपनी द्वारा बनाया गया है। 9 साल की सीरियाई बालिका अमाल की विशाल कठपुतली, जो विस्थापित बच्चों का प्रतीक है, जिनमें से कई अपने माता पिता से बिछुड़ गए हैं, ये उनके आग्रह की याद दिलाती है, हमें मत भूल जाना। ये सभी से आंखें न मूंदने का तत्काल आह्वान है। दवाक यात्रा जब वेटिकन सिटी पहुंची तो पोप फ्रांसिस खुद इसका अभिवादन करने पहुंचे। पोप फ्रांसिस शरणार्थियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने अमाल से सैंट दमासो प्रांगण में मुलाकात की। इसके बाद सेंट पीटर्स स्क्वायर में हजारों बच्चों ने अमाल का स्वागत किया। इस दौरान जगह जगह कलाकारों द्वारा शरणार्थियों के दर्द को समेटे प्रस्तुति भी पेश की जाती है। व्यूथरी लिटिल अमाल के नाम से ये कठपुतली 8 देशों की सीमाओं को पार करेगी। तुर्की, ग्रीस, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और अंतिम में यूके पहुंचेगी। यह लड़की सीरिया और अन्य देशों की उन सभी लड़कियों की याद दिलाती है जो बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं और इनको हमारी जरूरत है। ये बच्चे एक उपहार हैं जिसका हमें स्वागत और मदद करने चाहिए। इस कठपुतली की यात्रा नवंबर में मैनचेस्टर में खत्म हो जाएगी। लिटिल अमाल की यात्रा एक अनूठी कला परियोजना है जो आशा लेकर आई है। इस यात्रा का मकसद शरणार्थियों के हालात को ठीक करने में मदद करना और समुदायों को एकजुट करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूरोप में प्रवासियों और शरणार्थियों की कुल संख्या 1,23,920 थी। चैंपियंस लीग में खेले गए ग्रुप एफ के एक मुकाबले में स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को यंग बॉयज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैन यू की टीम की शुरुआत अच्छी रही। 13वें ही मिनट में रोनाल्डो ने गोल कर टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन दूसरे हाफ में यंग बॉयज के खिलाड़ी मॉमी नामलेव ने स्कोर लाइन को बराबर कर दिया। वहीं थियोसन सीबच्यू ने अंतिम क्षणों में शानदार गोल कर टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी और मैन यू की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्रुप ई के एक अन्य मुकाबले में बार्सिलोना को बायर्न म्यूनिख के हाथों हार झेलनी पड़ी। थॉमस मुलर ने बायर्न म्यूनिख के लिए 34वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद रॉबर्ट लेवांडोस्की ने 2 गोल कर बायर्न म्यूनिख को 3-0 की बढ़त दिला दी। बार्सिलोना की टीम एक भी गोल करने में नाकाम रही। चैंपियंस लीग के ग्रुप एच के एक मुकाबले में चेल्सी ने जेनेट सेंट पीटर्सबर्ग को 1-0 से हराया। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और फर्स्ट हाफ गोल रहित रहा। चेल्सी की ओर से रोमेलो लुकाकू ने 66वें मिनट में गोल किया। इसके बाद दोनों ही टीम गोल करने में नाकाम रही। चेल्सी की टीम ये मैच 1-0 से जीतने में कामयाब रही। वहीं ग्रुप एच के एक दूसरे मुकाबले में यूवेंटस और माल्मो एफएफ की टीम आमने सामने थी। यूवेंटस ने शुरू से ही मैच पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और 23वें मिनट में ही लोबो सिल्वा ने टीम की ओर से पहला गोल किया। इसके बाद डायबेला ने 45वें मिनट में पेनल्टी के जरिए गोल कर टीम को बढ़त 2-0 से दिला दी। वहीं इसके 1 मिनट बाद ही अल्वारो मोराटा के गोल से स्कोर लाइन 3-0 हो गई। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और यूवेंटस की टीम ये मैच 3-0 से जीतने में कामयाब रही। हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना के 50 साल पूरे करने जा रहा है। इस अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र को आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। पूरे साल भर के हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, लेकिन कोविड के कारण कुछ कार्यक्रम हमको स्थगित भी करने पड़े। लेकिन ये भी एक कार्यक्रम बीच में हमने रखा था कि विधानसभा का विशेष सत्र हम बुलाएंगे और उसमें राष्ट्रपति महोदय जी को बुलाएंगे।
जहां विधानसभा के सभी माननीय सदस्य जो उसमें शामिल होंगे, राज्यसभा लोकसभा के, वहाँ पूर्व में जो विधायक रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है हिमाचल को आगे बढ़ाने में, उनको भी आमंत्रित करेंगे। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम पहले से हमारा स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर निर्धारित था। तो राष्ट्रपति महोदय जी को हमने निमंत्रण दिया, उन्हें स्वीकार किया, वो आ रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि कल वो आकर के फिर 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सभी सदस्यों को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में हिमाचल ने दुर्गम इलाका होने के बावजूद बेहतर काम किया है। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां फर्स्ट डोज का पूरा जो एलिजिबल क्राइटेरिया जो था उसके लिए लगाने का, उसको हमने पूरा किया है। और 6 तारीख को इस महीने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जोड़ करके हिमाचल के लोगों को बधाई भी दी और ख़ास तौर से उन कोरोना वॉरियर्स का जिसमें जिन लोगों ने इस अभियान में अपना योगदान दिया है उनको आभार भी व्यक्त किया उनने। और आज इंजीनियर्स डे है, इसे अभियंता दिवस भी कहते हैं। दरअसल आज महान इंजीनियर और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती है। विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को मैसूर के कोलार में हुआ था। 1981 में विश्वेश्वरैया ने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद मैसूर सरकार से उन्हें सहायता मिली और उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया। विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता भी कहा जाता था। उन्होंने मैसूर में अनेक शैक्षणिक संस्थान और फैक्ट्रीज की स्थापना करवाई। विश्वेश्वरैया ने तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण के लिए योजना को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर्स दिवस पर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, विख्यात इंजीनियर स्वर्गीय मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज इंजीनियर्स दिवस पर राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों के योगदान का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि वे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और विकास के नए समाधान सुझाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सभी मेहनती इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे की बधाई। हमारे ग्रह को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए उनकी भूमिका का आभार जताने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। विख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूरदर्शन की स्थापना के आज 62 वर्ष पूरे हो गए हैं। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। ये दूरदर्शन नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी पर्याय बन गया। 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद लोगों का रुझान इस ओर अधिक बढ़ गया। एशियाई खेलों का दूरदर्शन पर प्रसारण ने भारतीय टेलीविजन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। Congratulations for winning bronze in high jump in T63 category. How big is this win for you? Bronze is the new gold, especially with the things that I've been going through. The 5 years of struggle that has been is not a piece of cake for me, at least. But the central government has been so amazingly that it is leading to say that, you know, it's an inclusive society, that we are all equal. We will treat you equally. We will provide you the funds what you really need. The Prime Minister has understood. I think he's always a sports enthusiast. I don't know. I just feel it. Like he loves sports people, and every time his office is just so reachable.
नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई Nous इंडिया। sommes l'Inde. नहनु हुनूर। इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। We are India. कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें। संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में भी कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म और कला संस्कृति से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 81वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित सम्मेलन में देश भर के विधानसभा अध्यक्ष हुए शामिल। प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधायिका की भूमिका पर हुई चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संयुक्त रूप से आज संसद टीवी का करेंगे शुभारंभ। संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज सहित समसामयिक मुद्दों के विषयों पर कार्यक्रम किए जाएंगे प्रसारित। गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, सौराष्ट्र में अत्यधिक बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में भारी बारिश की जताई संभावना। भावनगर, जूनागढ़, राजकोट जिलों में हाई अलर्ट जारी। राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान बड़े स्तर पर जारी। अब तक 76 करोड़ टीके की दी गई खुराक। मध्य प्रदेश में आज से कॉलेज और विश्वविद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुले।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों समेत कुल 6 आतंकी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, आतंकवादियों ने आगामी त्योहारों के दौरान देशव्यापी आतंकी हमलों को अंजाम देने की बनाई थी योजना। 4 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। तालिबान के खिलाफ कंधार में हजारों स्थानीय निवासियों ने किया प्रदर्शन। ताजिकिस्तान में दुशांबे में महिलाओं ने निकाली विरोध रैली। वरिष्ठ अफगान राजनयिक ने तालिबान द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी के लिए मानवाधिकार परिषद से किया आह्वान। अमेरिकी राज्य सचिव ब्लिंकन ने कहा, अफगानिस्तान हालातों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ संबंधों पर किया जाए फिर से विचार। इंजीनियर्स डे है आज। महान इंजीनियर और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आज का दिन। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों के योगदान की सराहना की। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां और आगे बढ़ते अब देखते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम ताजा खबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 81वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुए इस सम्मेलन में प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधायिका की भूमिका पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन में लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हमने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और पोषण के लिए जो संकल्प लिया है, उसके लिए सभी देशों को साझा प्रयास करने होंगे। हमने वैश्विक मंचों से जुड़कर संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण, संरक्षण और संवर्धन के लिए अग्रिम भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है उन संकल्पों एवं प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की दिशा में विश्व के सभी देशों की संसदों द्वारा साझा प्रयास किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हमें अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाने की जरूरत है, जिससे कि इनके जरिए जनता का कल्याण सुनिश्चित हो सके। आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाएं तथा जनता के प्रति जवाबदेही बनाएं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से जनता का कल्याण सुनिश्चित हो सके। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए 8 नवंबर 2007 को लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए पारित किया गया था। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अस्तित्व का श्रेय लोकतंत्र पर सार्वभौमिक घोषणा को जाता है, जिसे 15 सितंबर 1997 को अंतर संसदीय संघ यानी IPU के जरिए अपनाया गया था। यह घोषणा लोकतंत्र के सिद्धांतों, लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों और अभ्यास और लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दायरे की पुष्टि करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोकतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से लोकतांत्रिक संस्कार विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों में लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा, लोकतंत्र जैसा कि मैं समझता हूं, दुर्बल और शक्तिशाली को बराबर के अवसर देता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपने संकल्प को दोहराएं। सभी नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए लोकतांत्रिक संस्कार विकसित करें। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आज संयुक्त रूप से शाम करीब 6 बजे संसद भवन में संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि संसद टीवी का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर हो रहा है। गौरतलब है कि फरवरी 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया था और मार्च 2021 में संसद टीवी के CEO की नियुक्ति की गई थी। संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में होंगे, जिसमें संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज,
योजनाओं और नीतियों का प्रशासन और कार्यान्वयन, भारतीय संस्कृति और इतिहास व समसामयिक मुद्दों और विषयों पर कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। और हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषि, अपने आप में एक नई और एक बड़ी शुरुआत, खासतौर से आज के दिन जबकि लोकतांत्रिक परंपराओं के लिहाज से आगे बढ़ने का दिन है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र संसद टीवी की शुरुआत करने जा रहा है। बिल्कुल अरिंद, अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के दिवस के अवसर पर भारतीय प्रसारण के मामले में, खासतौर से संसदीय प्रसारण के मामले में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन को हम इस मामले में भी समझ सकते हैं कि आज के दिन जिस तरीके से कोशिश हो रही है कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाया जाए और उनको उस स्तर पर पहुंचाया जाए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब ये लोकतंत्र आम जन में पहुंचता है और इसमें जब भूमिका निभाई जाती है प्रसारण के माध्यम से, तो उनके बीच में जो संदेश जाते हैं उन संदेशों को सही मायनों में पिरोने के लिए इस तरीके के जो प्रयास हैं वो दिखाई देते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि एक संसद टीवी के माध्यम से संसदीय जो परंपराओं के मूल्यों और उनके जो आधारशिलाएं हैं उनको लेकर जो प्रसारण होना है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन इस बात को लेकर भी है कि इसमें स्वयं राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष आज शाम, जैसे कि आपने जिक्र किया, 6 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू होगा, इसमें शामिल होंगे। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों चैनलों को मिलाकर ये चैनल बनाया जा रहा है। और इसको सबसे महत्वपूर्ण बात अरिंद ये है कि गुणवत्ता के लिहाज से इसको नए कलेवर में, नए रूप में और एक आकर्षक तरीके से जनता के बीच में जो मूल्य आधारित जो प्रसारण है उसको प्रसारित करने का इसमें लक्ष्य है। जी ऋषि, इस बात की भी शुरुआती तौर पर जानकारी आ रही है कि कई ऐसे बड़े नाम और चेहरे होंगे जो तमाम कार्यक्रमों को लेकर संसद टीवी पे हमको नजर आएंगे। इसको लेकर शुरुआती जानकारी, क्या विषय होंगे, कौन से वो नाम हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक विषयों की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा जब अस्तित्व में नहीं होती है, यानी कि जब उसका प्रसारण नहीं हो रहा होता है, ऐसी स्थिति में संसद टीवी के पास जो भूमिका रहेगी वो समसामयिक मुद्दों के अलावा, जैसे कि हम बात करें धर्म से आधारित जो डॉक्यूमेंट्रीज़ या प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे, खेल से संबंधित कार्यक्रम होंगे और कला संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे। इन सभी क्षेत्रों में जो दिग्गज हैं उनको कोशिश है, और उन्होंने हमें जानकारी मिली है, बहुत सारे दिग्गजों ने अपनी सहमति भी दे दी है कि वो इस संसद टीवी पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि फिल्म जगत के लोग भी होंगे, पूर्व ओलंपियन भी होंगे और तमाम ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो कि नामचीन है और जिनको कि सुनना और देखना चाहेगी दुनिया। और ख़ास तौर से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित करने का लक्ष्य है कि कैसे हम प्रोडक्शन के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से इस तरीके के प्रोग्राम बनाएं संसद टीवी पर, जिसमें कि उसकी जो पहुंच है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्थापित हो। ऋषि, एक तकनीकी चीज की जब संसद कार्रवाई में होगी, यानी लोकसभा राज्यसभा चल रही होगी, उस वक्त दोनों सदनों की जो कार्यवाही का प्रसारण है वो किस तरीके से होगा? पहले क्योंकि हमने देखा लोकसभा का अलग और राज्यसभा का अलग हुआ करता था, अब क्या व्यवस्था होगी? देखिए, जहाँ तक इसकी शुरुआत को अगर हम देखें अरिंद, तो सबसे पहले तो दूरदर्शन पर ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण किया जाता था। उसके बाद अस्तित्व में लोकसभा का जो चैनल है लोकसभा टीवी आया और उसके बाद उसमें लोकसभा का प्रसारण हुआ और राज्यसभा का प्रश्नकाल वो भी दूरदर्शन न्यूज़ पर और राष्ट्रीय प्रसारक के पास रहता था। लेकिन उसके बाद जब 2 चैनल अस्तित्व में आए, राज्यसभा और लोकसभा, तो अलग अलग प्रसारण हमने देखे। और चूँकि जानते हैं कि हम दोनों ही सदनों की जो कार्यवाही है शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे दिन भर की कार्यवाही दोनों ही सदनों की दिखाई जाती रही है, इसको लेकर तमाम संशय देखे गए। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो स्पष्टता यही है कि जब सदन आहूत हो जाएंगे और कार्यवाही चल रही होगी तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए दोनों ही सदनों की कार्यवाही को अलग अलग देखा जा सकेगा, यानी किसी भी तरीके का कोई व्यवधान नहीं होगा। और इसको यूट्यूब के ज़रिए या अन्य जो तरीके होते हैं जिससे कि जो लोगों के बीच में एक्सेस और ज़्यादा सुगम हो, उस तरीके के प्रयास भी तकनीकी रूप से किए जाएंगे ताकि लोग अपने मोबाइल से या टैब से या लैपटॉप या टेलीविज़न तो है ही, इन सब के माध्यम से आसानी से ये प्रसारण देख पाएँ।
ऋषि, आपने कहा कि नए तेवर और कलेवर के साथ में संसद टीवी अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश करेगा, शुरुआत करेगा। क्या कुछ नया हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस तेवर और कलेवर में, ताकि एक आते ही एक पहचान दिखाई पड़े उस लिहाज से? देखिए, संसद टीवी का मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जब संसद चल रही होती है तब तो उसका मूल लक्ष्य जो संसद की कार्यवाही है उसको दिखाना होता है, और जब कार्यवाही नहीं चल रही है ऐसी स्थिति में संसद टीवी की जो भूमिका है वो सबसे पहले हमारे लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, परंपराएं हैं, और जो एक प्रगाढ़ होता हुआ हमारा लोकतंत्र है उसको प्रदर्शित करने का है, जिसमें कि हमने जैसे कि जिक्र किया हमारा जो धर्म है, आध्यात्म है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, हाँ, लोककृतियाँ हैं, और इसको जोड़ती हुई जो पूरा जनमानस है, जिसमें कि हमने पहले भी देखा है कि इस तरीके के प्रोग्राम बनाने की कोशिश की गई है, और जिसमें कि अगर इससे जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था की कोई मसला है या समसामयिक मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी बात सामाजिक मुद्दे जो कि लोकतंत्र को सीधे प्रभावित करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भी हमने देखे हैं कि इस समय कुछ प्रोमोज संसद टीवी को लेकर चलाए जा रहे हैं कि किस किस तरीके के प्रोग्राम हो सकते हैं, और उसको लेकर लोगों में अभी से कौतूहल देखने को मिल रहा है कि इस पर कौन कौन से दिग्गज आ रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक नए तेवर और जैसे कि नए प्रयास के रूप में संसद टीवी देखा जाएगा, और लोगों में इसको लेकर ज़रूर उत्सुकता अब बन गई है कि आखिर इसको जब रीलॉन्च किया जा रहा है एक तरीके से जी, ख़ास तौर से शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तो उसमें क्या कुछ नया होगा इसको लेकर ज़रूर कौतूहल है। बिल्कुल, और हमें भी शाम 6 बजे का इंतजार रहेगा आप ही की तरह। आपके माध्यम से उन तस्वीरों को भी देखेंगे कि क्या कुछ नया संसद टीवी में आज शाम को देखने को मिलेगा। शुक्रिया ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात गुजरात की। गुजरात में बीते 2 दिनों से तेज बारिश जारी है। गुजरात के सौराष्ट्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। जूनागढ़ में 6 इंच, जामनगर में 3 इंच, छोटा उदयपुर में 3 इंच और अन्य जिलों में भी 2 से 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। राज्य के 157 तालुकाओं में तेज बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से राज्य के 206 रास्ते बंद हो गए हैं। राज्य में अब तक 582 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। राज्य में 65 जलाशय हाई अलर्ट पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगे आने वाले 3 दिनों में गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य भर में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई हैं, जो प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। भावनगर, जूनागढ़, राजकोट जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और हमारी सहयोगी सुमन बोरोना इस वक्त गुजरात के जो हालात हैं उस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ चुकी है। सुमन, क्या कुछ इस वक्त का अपडेट, खासतौर से उन इलाकों में जहां पे बारिश और बाढ़ की वजह से अपने आप में बड़ी एक मंजर देखने को मिल रहा है, जहां पे लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, गुजरात में पिछले 24 घंटों में 190 से अधिक ऐसे तालुका हैं जहां पर तेज़ बारिश हुई है, और सबसे ज़्यादा बारिश सौराष्ट्र के जूनागढ़ में, राजकोट में, जामनगर, भावनगर, वलसाड़, नवसारी, इन जिलों में हुई है। और भारी बारिश की वजह से इन सभी जिलों में जल भराव की स्थिति जो है वो बन गई है। भारी बारिश की वजह से, क्योंकि तेज़ बारिश हुई है, तो कई जगह पर पानी जो है वो बुरी तरीके से भर गया है, और पानी भरने की वजह से जो लोग हैं वो निचले वाले हिस्सों में फंसे हुए थे, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हालांकि राहत की बात फिलहाल ये है कि जो लगातार तेज बारिश हो रही थी, फिलहाल कई जिलों में वो बारिश रुकी है। राजकोट में, जामनगर में फिलहाल वो बारिश थम गई है, लेकिन स्थिति वहाँ ऐसी बनी है कि क्योंकि बीते 24 घंटों में तेज बारिश हुई है तो जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। इसके साथ ही गुजरात के 65 जो डैम है वो हाई अलर्ट पर है। सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र के 21 डैम ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो डैम के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से जो डैम के दरवाजे खोले जा रहे हैं, उसकी वजह से जो नीचे का विस्तार है वहाँ पर पानी बुरी तरीके से भर गया है, और पानी जल भराव की वजह से वहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक राजकोट से 3000 से अधिक लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं जामनगर में 4000 से अधिक लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। तो राज्य भर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना की मदद से लोगों को सिक्योर जगह पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो पोरबंदर में
जूनागढ़ में और वलसाड़ में और तापी में, ये ज़िले हैं जहां पर अभी भी तेज़ बारिश जारी है। तो ऐसे में बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। राजकोट में हमने देखा कि बीते 24 घंटों में लोधिका में 21 इंच बारिश हुई। 21 इंच जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, जिस वजह से न केवल रस्तों पर, मंदिरों में, कई क्षेत्रों में पानी भर गया। तो ऐसे में लगातार प्रशासन जो है वो लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिक्योर जगह पर ले जाने का काम कर रहा है। सुमन, आपने भी जिक्र किया कि जो तमाम डैम्स हैं, जलाशय हैं, वो हाई अलर्ट पे, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया। अगर और बारिश होती है तो ज़्यादा पानी होगा, निश्चित तौर से उनके डैम के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, पानी ज़्यादा जाएगा। तो ये जो संभावित खतरा है उन इलाकों के लिए, वहाँ पर किस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया? क्या पहले से ही कुछ लोगों को निकालने और रेस्क्यू करने का काम चल रहा ताकि और किसी प्रकार के जान माल का नुकसान ना होने पाए? जी बिल्कुल, जैसे कि मौसम विभाग ने बताया भी है कि आगे आने वाले 3 दिनों में गुजरात, लगभग पूरे गुजरात में ही, स्पेशली सौराष्ट्र के जो इलाके हैं, जूनागढ़, जामनगर, राजकोट, भावनगर, यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावनाएं ऑलरेडी मौसम विभाग ने बनाई हैं। तो इसको देखते हुए पहले से ही सभी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। खास तौर पर जो डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं और जो डैम भरने की 100% भरने की स्थिति में है, वहाँ के निचले विस्तारों से लोगों को रेस्क्यू कर एक सिक्योर जगह पर ले जाया जा रहा है। राजकोट का जो आजी डैम है वो भी ओवरफ्लो हो चुका है, तो उसके नीचे रहने वाले लगभग 2000 लोगों को भी वहां से शिफ्ट किया जा चुका है। तो बांध जहां पर भरे जाने हैं वहां से सबसे पहले लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और सभी जिलों को रेड अलर्ट पे जारी कर दिया गया है। हम भावनगर की बात करें तो भावनगर जिले में ऑलरेडी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और वहां से पहले से ही बारिश, क्योंकि 3 दिनों में पहले से ही बारिश आने की संभावना है, तो पहले से ही वहां पर रेस्क्यू का काम जारी है और लोगों को भी ये हिदायत दी जा रही है कि अगर जरूरत नहीं है तो वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। सुमन, जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्या कुछ कैंप्स भी प्रशासन की ओर से बनाए गए? अगर हाँ, तो किस प्रकार के इंतजाम? क्योंकि ऐसी जगहों पे तमाम लोगों के रहने, ठहरने, खाने पीने के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं की भी जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो नीचे वाले इलाके हैं वहाँ से जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, तो ऊपर जो इलाके हैं वहाँ पर कई शिविर बनाए गए हैं या फिर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सकता है। इसके साथ ही एक और ज़रूरी बात कि जिन इलाकों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जहाँ टीम्स पहुँच रही है, वहाँ पर पहले उन्हें फूड पैकेट्स और जो भी ज़रूरत का सामान है वो पहले वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी, NDRF के लिए भी एक और चुनौती हो जाती है कि किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जाए, किस जगह पर, सुरक्षित जगह पे उन्हें वहां पर रखा जाए। तो जो शिविर में या जिन स्थानों पर लोगों को ले जाया जा रहा है वहां पर भी काफी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को सबसे पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, इसी प्रायोरिटी के साथ काम किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार जारी है। सुमन, एक चीज़ और कि जिन इलाकों में इस प्रकार से बारिश काफ़ी तेज़ हुई है या बाढ़ का पानी आया है, अगर लोग अपने आप को प्रशासन से संपर्क करना चाहते हैं, कोई नंबर जारी किए गए हैं जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, कोई टोल फ्री नंबर की कोई अकस्मात अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो संपर्क कर सकते हैं जिला प्रशासन से? जी बिल्कुल, सभी लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि जो कंट्रोल रूम के इमरजेंसी नंबर है, क्योंकि बारिश की वजह से कई जगह पर पावर कट भी हो गया, कई जगह पर कनेक्टिविटी भी नहीं कर पाए हैं, गाँव से कई संपर्क टूट गए। तो ऐसे में लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि कंट्रोल रूम के इमरजेंसी नंबर पर वे कॉन्टैक्ट करें। किसी भी तरीके की इमरजेंसी की, अगर इमरजेंसी है या किसी भी तरीके की उन्हें सुविधा चाहिए, तो सबसे पहले वे कंट्रोल रूम को जानकारी दे सकते हैं। वहाँ से फिर प्रशासन को जानकारी दी जा रही है और जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर NDRF की टीम हो, SDRF की टीम हो, वायुसेना या प्रशासन की तरफ से जो भी मुमकिन मदद है वो तुरंत ही उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। शुक्रिया सुमन फिलहाल इस बातचीत के लिए, लेकिन आप इस प्रकार के घटनाक्रम पर नजर रखिए, आगे भी हम आपसे बातचीत और अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 76 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। इस वर्ष 21 जून को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 27,176 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 38,012 लोग उपचार करवाकर बीते 24 घंटे में स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.62% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,51,087 है।
कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आने के बाद कई राज्यों में शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से खोलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में भी आज से फाइनल ईयर के छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज बुलाया जा रहा है, जबकि थ्योरी कक्षाएं ऑनलाइन तरीके से ही चलती रहेंगी। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए केवल 50% क्षमता के साथ ही छात्रों को प्रैक्टिकल कक्षाओं में आने की इजाजत होगी। कॉलेज आने वाले छात्रों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 1 डोज जरूरी है, जबकि हॉस्टल में रहने वालों के लिए 2 डोज जरूरी है। और उधर मध्य प्रदेश में आज से कॉलेज फिर से खुल गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज पहुंचने वाले छात्र छात्राओं के लिए टीकाकरण का नियम अनिवार्य किया है। टीकाकरण कराने वाले छात्र छात्राओं को ही कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा है। कॉलेज में 50% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन जारी रहेगा। और भोपाल से हमारे सहयोगी श्रीकांत मौजूद हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। श्रीकांत, किस तरीके से अगर बात की जाए तमाम प्रोटोकॉल्स का या एसओपी की बात की जाए उसका पालन कराया जा रहा है, क्योंकि संक्रमण को रोका जाए, साथ ही साथ शिक्षा को भी आगे बढ़ाया जाए? जी धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि जो है कोविड के मामलों में जैसे जैसे कमी आ रही है, तो हर एक राज्य जो है धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अपने अपने स्तर पे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों को खोलने की अनुमति दे रहे हैं। इसी कड़ी में जो है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने आज यानी 15 सितंबर से कॉलेजों को खोलने की अनुमति दी है। इसमें जो है अहम बात ये होगी कि जो जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी की जो है सहमति वो अनिवार्य होगी इस विद्यालय या महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में। उनकी अनुमति के उपरांत की जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और जैसा कि आपने कहा कि जो वैक्सीनेशन है वो चाहे स्टाफ हो चाहे विद्यार्थी हो, सभी के लिए जो है वो अनिवार्य होगा। 1 डोज जो है वो कम से कम 1 डोज लगा होना चाहिए और उसका जो है प्रमाण पत्र शिक्षकों को, विद्यार्थियों को और स्टाफ को जो है अपने अपने संबंधित संस्थानों में जो है प्रमाण पत्र जो है प्रेषित करना रहेगा। साथ ही साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी अनिवार्य रहेगी। कोविड गाइडलाइंस का, कोविड प्रोटोकॉल्स का जो है सुचारू रूप से जो है उसका पालन किया जाएगा। साथ ही साथ जो छात्रावास हैं और जो मेसेज संचालित किए जा रहे हैं छात्रावासों के अंदर, इसके अंदर भी जो है विशेष ध्यान रखा जाना रहेगा सफाई का और संक्रमण को रोकने का। तथा जो मेस की जो व्यवस्था लगाई गई है, इसमें ये बताना चाहेंगे कि छात्रों जो छात्रावास में निवास कर रहे हैं उन लोग के लिए मेस की जो व्यवस्था वो उसका प्रयोग करना अनिवार्य होगा, ताकि जो है बाहर से जो है भोजन की उनको मंगवाने की आवश्यकता ना रहे। साथ ही साथ एक और बताना चाहेंगे कि 20 तारीख से जो है प्राइमरी स्कूलों को भी जो है खोलने की अनुमति दे दी गई है राज्य सरकार द्वारा। इसमें भी जो है 50% भौतिक उपस्थिति के साथ ये प्राइमरी स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। और ये बताना चाहेंगे कि 26 जुलाई से जो है 9 से कक्षा 12वीं के खोलने की अनुमति दी गई थी और अगस्त 5 से जो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक की अनुमति पूर्व में दी जा चुकी है। और अब जो है 20 तारीख से कक्षा 1 से 5 के छात्रों को भी अनुमति दी गई है स्कूल आने की। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि स्कूलों के जो गैर शैक्षणिक स्टाफ तथा शैक्षणिक स्टाफ भी है, इन दोनों वर्गों को भी जो है इन लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन है वो अनिवार्य होगा। श्रीकांत, अगर आपने आज कुछ छात्राओं से बात की हो, उनका अपना अनुभव एक लंबे समय के बाद स्कूल कॉलेज खुलने के समय में कैसा महसूस किया उन्होंने? छात्र जो थे उनको ये लग रहा था कि हाँ काफी समय से वो लोग अपने विद्यालय हैं और पिछले 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है जब से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। लेकिन अब जो है उनको अच्छा भी लग रहा है, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर सीखने का एक अनुभव है, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं तो क्लासेस तो चल रही थी, लेकिन उनका ये मानना था कि हाँ ऑनलाइन की में है कई बार जो है कई चीजों के उनके जो समस्याएं हैं, डाउट्स हैं, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते। हाँ, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि विद्यालय आने की खुशी के साथ साथ कोविड गाइडलाइंस और कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन करना उतना ही जो है जरूरी है जितना कि शिक्षा है। तो इन दोनों चीजों में, शिक्षा और जो सावधानियां बरतनी जानी है, इन दोनों में समन्वय बिठाना आवश्यक है, ऐसा कहना था विद्यार्थियों का। जी, शुक्रिया श्रीकांत। फिलहाल इस बातचीत अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए भोपाल साहब का शुक्रिया। और फिलहाल मिनट प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई।
अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्हें बेबी रानी मौर्य की जगह प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बेबी रानी मौर्य ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस सप्ताह अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उच्च न्यायालय नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह ने नवनियुक्त राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य में छात्राओं की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, सैनिक परिवारों के स्वास्थ्य, पेंशन संबंधी समस्याओं का निवारण करना अपनी प्राथमिकता बताया। ये मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि मुझे देवभूमि और वीरों की भूमि उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है। दिल्ली में बीते 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी दीपावली पर पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक रहेगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि पिछले साल दीपावली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आज इंजीनियर्स डे है, इसे अभियंता दिवस भी कहते हैं। दरअसल आज महान इंजीनियर और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती है। विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को मैसूर के कोलार में हुआ था। 1881 में विश्वेश्वरैया ने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु से बीए की परीक्षा पास की थी। इसके बाद मैसूर सरकार से उन्हें सहायता मिली और उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया। विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता कहा जाता था। उन्होंने मैसूर में अनेक शैक्षणिक संस्थान और फैक्ट्री की स्थापना करवाई। विश्वेश्वरैया ने तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण के लिए योजना को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे पर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि विख्यात इंजीनियर स्वर्गीय मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज इंजीनियर्स दिवस पर राष्ट्र निर्माण में इंजीनियर्स के योगदान का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि वे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और विकास के नए समाधान सुझाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि सभी मेहनती इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे की बधाई। हमारे ग्रह को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए उनकी भूमिका का आभार जताने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। विख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना के 50 साल पूरा करने जा रहा है। इस अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र को आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। पूरे साल भर के हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, लेकिन कोविड के कारण कुछ कार्यक्रम हमको स्थगित भी करने पड़े। लेकिन ये भी एक कार्यक्रम बीच में हमने रखा था कि विधानसभा का विशेष सत्र हम बुलाएंगे और उसमें राष्ट्रपति महोदय जी को बुलाएंगे, जहां विधानसभा के सभी माननीय सदस्य जो उसमें शामिल होंगे, राज्यसभा लोकसभा के, वहां पूर्व में जो विधायक रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है हिमाचल को आगे बढ़ाने में, उनको भी आमंत्रित करेंगे। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम पहले से हमारा स्वर्ण जयंती के अवसर पर निर्धारित था। तो राष्ट्रपति महोदय जी को हमने निमंत्रण दिया, उन्हें स्वीकार किया, वो आ रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि कल वो आकर के फिर 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सभी सदस्यों को संबोधित करेंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश भर में चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में हिमाचल ने दुर्गम इलाका होने के बावजूद भी बेहतर काम करके दिखाया है। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां फर्स्ट डोज का पूरा जो एलिजिबल क्राइटेरिया जो था उसके लिए लगाने का, उसको हमने पूरा किया है। और 6 तारीख को इस महीने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जोड़ करके हिमाचल के लोगों को बधाई भी दी और ख़ास तौर से उन कोरोना वॉरियर्स का जिसमें जिन लोगों ने इस अभियान में अपना योगदान दिया है उनको आभार भी व्यक्त किया उन्होंने। और अब बात राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन की। दूरदर्शन की स्थापना के आज 62 वर्ष पूरे हो गए हैं। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। यह दूरदर्शन नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी पर्याय ही बन गया। 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद लोगों का रुझान इस ओर और ज़्यादा बढ़ा। एशियाई खेलों का दूरदर्शन पर प्रसारण ने भारतीय टेलीविजन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। हम लोग बुनियाद, नुक्कड़ नाटक, रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। भारत और चिली के बीच सेंटियागो में दोनों देशों के विदेश कार्यालयों की कल 7वीं परामर्श बैठक हुई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों की सचिव रीवा गांगुली दास ने की, जबकि चिली का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में उपमंत्री कैरोलिना मोल्दिविया टोर्स ने किया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और दवा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, अंटार्कटिका में सहयोग, आपदा प्रबंधन, संस्कृति और वाणिज्यिक मुद्दों सहित आपसी संबंधों की विस्तृत समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि दोनों पक्षों ने कोविड की स्थिति पर चर्चा की और कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए व्यापार और निवेश साझेदारी बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बातचीत की है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए हैं। साथ ही दोनों देश बहुराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय स्तर की अगली दौर की परामर्श बैठक नई दिल्ली में होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यापार जगत में क्या है आज की बड़ी खबरें। और व्यापार प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अरुण शर्मा। अरुण, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम अर्थ जगत की बात करें तो? शुक्रिया अरिंद्र। शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेक्टर के साथ में। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। एसबीआई ने बेस रेट में 0.05% की कटौती का फैसला लिया है। अब इस कटौती के बाद में नई ब्याज दरें 7.45% हो जाएगी। इसके अलावा बैंक ने प्राइम लेंडिंग रेट यानी कि पीएलआर में भी 0.05% की कटौती की है। इसके बाद में पीएलआर 12.20% हो जाएगा। नई दरें बुधवार यानी कि 15 सितंबर 2021 से लागू होंगी। इससे पहले अप्रैल में एसबीआई ने होम लोन की दरों में कटौती करते हुए 6.70% कर दिया था। साथ ही महिला ग्राहकों को 0.05% की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान भी एसबीआई ने किया था। तो अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर होम लोन या फिर जो कर्ज हैं आपको और भी सस्ते होते हुए दिखाई देंगे। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने केवाईसी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से बचने की सलाह दी है। बैंक ने कहा है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट के नाम पर फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं, इसलिए इन जालसाजों के झांसे में ग्राहक ना आए। दरअसल रिजर्व बैंक ने कोरोना के समय में बैंकों को यह आदेश दिया था कि केवाईसी के चलते किसी भी अकाउंट को बैन ना किया जाए। अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो दिसंबर 2021 तक ये व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। किसी अकाउंट में अगर ग्राहकों की पूरी जानकारी नहीं है तो बैंक उस पर प्रतिबंध ना लगाए। आरबीआई ने ग्राहकों को सावधान करते हुए कहा कि किसी भी केवाईसी के मामले में फोन, एसएमएस या फिर ईमेल पर अपनी बैंकिंग डिटेल्स ना दे। आपको याद होगा कि कई लोग ऐसे फ्रॉड फोन कॉल्स का शिकार होते हैं जिसमें उनकी बैंकिंग डिटेल्स मांगी जाती है, ये कह करके कि वो आरबीआई से या फिर उनके बैंक से बोल रहे हो, आपका केवाईसी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आता है तो याद रखिए कि आपका बैंक आपको कभी भी कॉल करके आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा, और इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।
चलिए अब बात कर लेते हैं एप्पल फोन्स के दीवानों की। अब भारत में प्रीमियम मोबाइल फोन एप्पल 24 सितंबर से उपलब्ध होगा, यानी कि आईफोन 13 की अगर बात की जाए तो वो 24 सितंबर से उपलब्ध होगा। इसमें आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स आप हासिल कर सकेंगे। इन फोन की शुरुआती कीमत लगभग 70,000 रुपए से शुरू हो रही है। इनकी ग्लोबल लॉन्चिंग हो चुकी है। एप्पल ने एक बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जर्मनी, भारत, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और 30 से ज्यादा देशों में ग्राहक आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स का प्री ऑर्डर दे सकते हैं। एप्पल ने कहा है कि ग्राहक आईफोन 13 प्रो को 1,19,000 रुपए से लेकर के इसकी और भी अन्य कीमतें होंगी। एक बेसिक प्राइस होगा और आईफोन 13 प्रो मैक्स को मिनिमम 1,29,000 रुपए में आप खरीद सकेंगे। एप्पल या फिर ऑनलाइन स्टोर से आप इसको खरीद सकेंगे। तो एप्पल के अगर आप दीवाने हैं तो 24 तारीख तक आपको इंतजार करना होगा। प्री ऑर्डर करके आप एप्पल फोन खरीद सकते हैं। चलिए अब चलते चलते शेयर बाजार का सूरत हाल भी समझ लेते हैं। सेंसेक्स में इस समय पर 300 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 58,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वही निफ्टी का सूरत हाल भी कुछ इसी तरह से 80 अंकों की तेजी निफ्टी में भी देखने को मिल रही है और निफ्टी 17,500 के स्तर को बार बार छूने की कोशिश कर रहा है। वही मिड कैप और स्मॉल कैप बाजार में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो लगातार शेयर बाजार के अंदर भी तेजी का रुख बना हुआ है। तो ये थी खबरें व्यापार प्राइम के अंदर, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आर्यन फिर से आपके पास। शुक्रिया अरुण, लेकिन आप बहुत टेक सेवी हैं, तो ऐसे में जो एप्पल की नई लॉन्चिंग है उसको लेकर भी आप क्या उत्साहित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल उत्साहित इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। कोविड काल के अंदर एप्पल ने अपने आप को इनोवेट किया, रीइनोवेट किया और उसके बाद में इस एप्पल 13 को लॉन्च किया। हालांकि फीचर्स में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ही ग्रेजुअली अपग्रेड की गई है। तो हाँ, एप्पल की दीवानगी दुनिया भर के अंदर है और आप देखेंगे 24 सितंबर को जब एक तरह से मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको लंबी लंबी कतारें जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि एप्पल एक बेंचमार्क सेट करता है। एप्पल जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगा, अन्य फोन मेकर्स भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में एप्पल का लॉन्च करना कोविड काल के बाद में जाहिर सी बात है काफी महत्वपूर्ण साबित होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और जिस दीवानगी का जिक्र आप कर रहे हैं उससे अछूते आप भी नजर नहीं आ रहे। शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते और इस वक्त एक झारखंड से महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही। झारखंड के रामगढ़ में एक बस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा मुरबंदा में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर हुआ है। 2 वाहनों की आपसी टक्कर के कारण यह दुखद हादसा हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि निजी वाहन बस के अगले हिस्से के नीचे चली गई, जिससे कि 5 व्यक्ति जिंदा जलने से उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस प्रशासन हादसे स्थल पर राहत एवं बचाव कार्यों में लगा हुआ है। ये बेहद दुखद हादसा जिसमें 5 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना में। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है। दक्षिणी शहर कंधार में रिहायशी सैन्य बस्तियां खाली कराए जाने पर हजारों की तादाद में स्थानीय निवासियों ने तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की अपदस्थ सरकार के राजदूत नासिर अहमद अंदिशा का कहना है कि महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर पहले ही तालिबान ने अपने सारे वादे तोड़ दिए हैं। उन्होंने पंजशीर घाटी में तालिबान पर क्रूर व्यवहार करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ अफगान राजनयिक ने तालिबान द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी के लिए मानवाधिकार परिषद से आह्वान किया है। ब्राजील के शहर पिरासिकावा में एक हल्के विमान के उड़ान भरने के महज 15 सेकंड के बाद ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना में मरने वालों में बिजनेस टाइकून सेल्सो सिल्वेरा और उनका पूरा परिवार, पायलट और को पायलट शामिल है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने पर पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों का फिर से जायजा लेने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में वाशिंगटन की मदद के दावे के साथ तालिबान आतंकवादियों का समर्थन करने पर अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करेगा। पिछले महीने अमेरिका समर्थित अफगान सरकार के पतन के बाद से अफगानिस्तान के बारे में कांग्रेस में पहली सार्वजनिक सुनवाई में ब्लिंकन ने प्रतिनिधि सभा में विदेशी मामलों की समिति को बताया है कि पाकिस्तान के कई हित हैं जिनमें कुछ हमारे विरोध में हैं।
ब्लिंकन ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों पर विचार करेगा ताकि यह तय किया जा सके कि अफगानिस्तान के भविष्य में वाशिंगटन क्या भूमिका निभाना चाहेगा। एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान को एक बहुत स्पष्ट संदेश भी दिया है कि वह तालिबान शासन को महिलाओं और बच्चों सहित अफगान लोगों के बुनियादी अधिकारों को बरकरार रखने, मानवीय सहायता की अनुमति देने और विभिन्न समूहों की एक प्रतिनिधि सरकार बनाने पर मजबूर करने के लिए राष्ट्रों के साथ लाइन अप करे। पाकिस्तान के तालिबान के साथ गहरे संबंध रहे हैं और उस पर 20 वर्षों तक अमेरिका समर्थित अफगान सरकार के खिलाफ लड़ने वाले तालिबान आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके दल के कई सदस्य कोविड से बीमार पड़ने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में हैं। गौरतलब है कि पुतिन ने स्पुतनिक वी वैक्सीन की 2 डोज ले रखी हैं। हालांकि क्रेमलिन ने कहा है कि बिल्कुल स्वस्थ और एक तरीके से हैं पुतिन और उन्हें कोविड नहीं हुआ है। ब्रिटेन जल्द ही वृद्ध और अधिक कमजोर लोगों के लिए एक कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर कार्यक्रम शुरू करेगा। ब्रिटेन में अब तक 1,34,000 से ज्यादा लोगों की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं 72 लाख से अधिक लोग अब तक कोविड संक्रमित हुए हैं। नीदरलैंड्स सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि बार, रेस्तरां, क्लब या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र हासिल कर चुके लोगों को कोरोना पास मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम में हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आर्यन। और खेल की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप से करेंगे। राष्ट्रीय बॉक्सिंग मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत आज यानी बुधवार से कर्नाटक के बेल्लारी में इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में हो रही है। विश्व चैंपियनशिप का टिकट हासिल करने के लिए इस चैंपियनशिप में शिव थापा, पूर्व कांस्य पदक विजेता गौरव बिधूड़ी समेत 400 मुक्केबाज जोड़ लगाएंगे। इस टूर्नामेंट के गोल्ड मेडल जीतने वाले को खुद ब खुद विश्व चैंपियनशिप की टीम में जगह मिलेगी, जबकि सिल्वर मेडल जीतने वाले को राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि ये टूर्नामेंट 21 सितंबर तक चलेगा। वहीं विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 26 अक्टूबर से किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के बाद ये मुक्केबाजों के लिए पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। बॉक्सिंग के बाद बात करते हैं चैंपियंस लीग की, जहां चैंपियंस लीग में मंगलवार को खेले गए ग्रुप एफ के एक मुकाबले में स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को यंग बॉयज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैन्यू की टीम की शुरुआत अच्छी रही। 13वें ही मिनट में रोनाल्डो ने गोल कर टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन दूसरे हाफ में यंग बॉयज के खिलाड़ी मॉमी नॉमलेव ने स्कोर लाइन को बराबरी पर ला दिया। वहीं थियोसन सिबिचियो ने अंतिम क्षणों में शानदार गोल कर टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी और मैन्यू की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रुप ई के एक अन्य मुकाबले में बार्सिलोना को बायर्न म्यूनिख के हाथों हार झेलनी पड़ी। थॉमस मुलर ने बायर्न म्यूनिख के लिए 34वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने 2 गोल कर बायर्न म्यूनिख को 3-0 की बढ़त दिला दी। बार्सिलोना की टीम एक भी गोल करने में नाकाम रही। चैंपियंस लीग के ग्रुप एच के एक मुकाबले में चेल्सी ने जेंट सेंट पीटर्सबर्ग को 1-0 से हराया। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और फर्स्ट हाफ गोल रहित रहा। चेल्सी की ओर से रोमेलो लुकाकू ने 66वें मिनट में गोल किया। इसके बाद दोनों ही टीमों गोल करने में नाकाम रहीं। चेल्सी की टीम ने यह मैच 1-0 से जीतने में कामयाबी हासिल की। ग्रुप एच के एक दूसरे मुकाबले में यूवेंटस और माल्मो एफएफ की टीम आमने सामने थी। यूवेंटस ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और 23वें मिनट में लोबो सिल्वा ने टीम की ओर से पहला गोल किया। इसके बाद डायबेला ने 45वें मिनट में पेनाल्टी के जरिए गोल कर टीम को बढ़त को 2-0 कर दिया। वहीं इसके बाद 1 मिनट बाद अल्वारो मोराटा के गोल से स्कोर लाइन 3-0 हो गई। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और यूवेंटस की टीम ने मैच में 3-0 से जीतने को कामयाबी हासिल की।
बात करते हैं आज देर रात होने वाले मुकाबले की, जहां चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज देर रात लिवरपूल का सामना एसी मिलान से होगा। लिवरपूल की टीम ये मैच अपने होम ग्राउंड एनफील्ड में खेलेगी। ग्रुप स्टेज की बात करें तो पिछले सीजन में टीम को कोच क्लॉप के प्रशिक्षण में एनफील्ड के ही मैदान पर हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि इस बार टीम जिस तरह के फॉर्म में है उससे इस मुकाबले में टीम फेवरेट के तौर पर नजर आ रही है। फुटबॉल जगत के दो दिग्गज क्लब लिवरपूल और एसी मिलान आज देर रात यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगे। लिवरपूल की बात करें तो टीम का प्रीमियर लीग में दबदबा देखने को मिला है और टीम अपने इसी रुतबे के बल पर यूरोपियन चैंपियनशिप में भी अपना दबदबा दिखाना चाहेगी। वैसे लिवरपूल का एसी मिलान के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद दमदार है। ये दोनों टीमें 4 बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरी हैं, जिसमें से 3 बार लिवरपूल ने जीत दर्ज की है, जबकि एसी मिलान ने केवल 1 बार ही जीत हासिल की है। लिवरपूल के पास वर्जिल वैन डिक, मोहम्मद सलाह और सादियो माने जैसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं। हालांकि टीम के लिए इंजरी भी एक विषय है। लिवरपूल के खिलाड़ी रॉबर्टो फर्मिनो और निको विलियम्स इंजर्ड हैं। ऐसे में ये बात जरूर लिवरपूल के लिए चिंता बन सकती है। हम इस मैच की ओर देख रहे हैं। ये एक कठिन ग्रुप है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। यहाँ एटलेटिको है, पोर्तो है, यानी कुल मिलाकर विश्व की बेहतरीन टीमें। एसी मिलान का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और वो सालों से बेहतरीन रहे हैं। तो यही है चैंपियंस लीग। हमने इसके लिए कड़ी मेहनत की है और अब ये हमारे सामने है। हम चैंपियंस लीग का हिस्सा हैं। यहाँ कोई ऐसा मैच नहीं है जिसके बारे में लोग पहले से जीत या हार का आकलन कर सकें। बस आपको ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करना है ताकि आप ग्रुप दौर से आगे बढ़ सकें। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत लंबे समय बाद हमें चैंपियंस लीग में शुरुआत अपने घर से करने को मिल रही है। एनफील्ड से हम अपना अभियान शुरू करेंगे। यहाँ हमने प्रीमियर लीग के मुकाबले खेले हैं, जिसका अनुभव हमें इस मैच में मिलेगा। मैं इस मैच की ओर देख रहा हूं। वहीं एसी मिलान की बात करें तो टीम के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ज़्लाटन इब्राहिमोविच की चोट है, जिसके चलते वो इस अहम मुकाबले में टीम के साथ नहीं होंगे। हालांकि ओलिवर जिरार्ड कोविड से उबर चुके हैं और इस मुकाबले के लिए उपलब्ध रह सकते हैं। यकीनी तौर पर टीम का लिवरपूल के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये टीम अपने दिन पर मैच को अपना बनाने का मादा रखती है। वैसे एसी मिलान ने सीरिया ए में शानदार प्रदर्शन किया है और टीम ने चैंपियंस लीग में साल 2014 के बाद से वापसी की है। ऐसे में निश्चित रूप से टीम अपनी इस वापसी को दमदार बनाने के लिए भरसक प्रयास करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वैसे लिवरपूल के अलावा आज देर रात रियल मैड्रिड, पीएसजी और बाकी टीमें भी जो हैं वो एक्शन में नजर आएंगी। तो फिलहाल ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी आयन के पास। शुक्रिया गौरव, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। और बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। आज़ादी के सफ़र की कड़ी में आज हम देखेंगे कि हमारा अभिवादन जय हिंद कैसे उत्पन्न हुआ और इसका कारण क्या बना। हम यह भी देखेंगे कि कैसे भारतीय क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जर्मन समर्थन प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया था। आज ही के दिन सन 1891 में एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जिसने हमें न सिर्फ जय हिंद जैसा ओजस्वी अभिवादन दिया, बल्कि भारत की आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी। इसी महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम चेम्पकरामन पिल्लई है, जिन्हें प्यार से जय हिंद पिल्लई भी कहा जाता है। आजादी के दीवाने पिल्लई की चाहत थी ब्रिटेन विरोधी सेना बनाना और इसके जरिए विदेशी शासन से देश को मुक्त करवाना। चेम्पकरामन पिल्लई का जन्म केरल के त्रिवेंद्रम के एक तमिल परिवार में हुआ था। बचपन से ही रामन पिल्लई अंग्रेजों के विरुद्ध रहे। स्कूली दिनों में ही उन्होंने अपने स्कूल में जय हिंद और जय हिंदुस्तान का नारा लगाया था। रामन पिल्लई एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया में पढ़ाई की और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। पिल्लई ने लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, 12 भाषाओं पर तो उनकी गहरी पकड़ थी।
सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब प्रवासी भारतीय क्रांतिकारी स्वाधीनता आंदोलन के लिए जर्मनी का समर्थन हासिल करने की कोशिशों में जुट गए थे। उन क्रांतिकारियों में एक पिल्लई भी थे। इस सिलसिले में क्रांतिकारियों ने ज्यूरिख स्थित जर्मन दूतावास से संपर्क किया। जब सितंबर 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी का गठन हुआ, तब पिल्लई ही उसके अध्यक्ष बने। कमेटी का मुख्यालय ज्यूरिख में था। पिल्लई ने ज्यूरिख से जर्मन अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रो इंडिया निकाली। इसने भारत की वैश्विक दृष्टि को जर्मनी के सामने रखा। अक्टूबर 1914 में पिल्लई ने भारत के समर्थन में बर्लिन समिति की स्थापना की। इसके अगले साल उन्होंने इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी और बर्लिन समिति को मिलाकर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के लिए पिल्लई ने सन 1914 और 1917 के बीच एक साथ कई योजनाओं पर काम किया। 1915 में काबुल में भारतीय क्रांतिकारियों ने अस्थायी सरकार गठित की, जिसमें चेम्पकरामन पिल्लई विदेश मंत्री के रूप में शामिल हुए। क्रांतिकारियों की योजना तुर्की और जर्मन सैनिकों को अफगानिस्तान लाने की थी, जिनके साथ वो ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध शुरू करने में काबुल की मदद करने की तैयारी में थे। क्रांतिकारियों की योजना उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमले के साथ साथ ब्रिटिश भारतीय सेना से बगावत कराना और इसके जरिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करना था। लेकिन ये योजनाएं नाकाम रहीं और अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पिल्लई यूरोप में रहे और राष्ट्रीय आंदोलन जारी रखा। 1934 में बर्लिन में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक तिरंगे के साथ उनकी अस्थियां लेकर उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई जहाज से भारत लौटीं। आजादी के कुछ साल बाद वो INS दिल्ली में सवार होकर अस्थियों को बम्बई से लेकर त्रिवेंद्रम गईं और उन्हें कर्मना नदी में प्रवाहित कर दिया। आज ही के दिन सन 1940 में केरल के मालाबार में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मशहूर आंदोलन हुआ था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने मालाबार के लोगों से 15 सितंबर को साम्राज्यवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। समूचे मालाबार में साम्राज्यवाद के विरुद्ध सभाएं और प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। मोराड़ा में भीड़ और पुलिस के बीच हुई झड़प में 2 युवकों की मौत हो गई। इस हत्या के आरोप में प्रमुख कम्युनिस्ट नेता KPR गोपालन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के हस्तक्षेप से उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया। तो आपने देखा आज़ादी के सफर में कुछ ऐसे पड़ाव जो अनछुए पहलू के तरीके से थे, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। अब बुलेटिन के अंत में आपको कुछ रोचक तस्वीरें दिखाते हैं। आयरलैंड में एक महिला क्रिकेट मैच के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिसकी कल्पना भी शायद कोई नहीं कर सकता था। वीडियो में एक डॉगी फील्डिंग करता दिख रहा है, जिसके पीछे पूरी टीम भाग रही है। यही नहीं, वह किसी की पकड़ में नहीं आ रहा है और आखिर में नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खुद से जाता है और खिलाड़ी को गेंद दे देता है। ये वीडियो है आयरलैंड के ऑल आयरलैंड महिला T20 कप के सेमीफाइनल मैच का। एक मैच ब्रेंडी क्रिकेट क्लब और सिविल सर्विस नॉर्थ आयरलैंड क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया था, जहां पर यह दिलचस्प वाकया देखने को मिला। तो इन तस्वीरों के बाद में के साथ में मिड डे प्राइम के इस सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। Congratulations for winning bronze
in high jump in T63 category. How big is this win for you? Bronze is the new gold, especially with the things that I've been going through. The 5 years of struggle that has been is not a piece of cake for me, at least. But the central government has been so amazingly that it is leading to say that, you know, it's an inclusive society, that we are all equal. We will treat you equally. We will provide you the funds what you really need. The Prime Minister has understood. I think he's always a sports enthusiast. I don't know. I just feel it. Like he loves sports people, and every time his office is just so reachable. मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत।